नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री पूरा डिटेल में सीख लिया। ईच एंड इंडिविजुअल पार्ट हमने अच्छे से देखा है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अब जब चैप्टर 8 चल रहा था तब आप लोगों को लग रहा था कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री हमें काम कहाँ पे आएगा। खास करके कॉमर्स जो लेने वाले बच्चे हैं वो सोचेंगे सर हमें ये कहाँ पे काम आएगा। तो नो डाउट काम नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं पे प्रैक्टिकल यूज़ में होता ही है। वही प्रैक्टिकल यूज़ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, सो ये चैप्टर काफ़ी छोटा है, एक ही एक्सरसाइज है, अच्छे से पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। डन, चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ध्यान से सुनिएगा बेटा। मान लो कि ये ग्राउंड है, ठीक है। कोई बंदा, अब बंदा बनाना है तो उसका सिर बनाना पड़ेगा, उसका हाथ बनाना पड़ेगा और उसका पैर हवा में नहीं है, ठीक है, बंदा खड़ा है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। अब इस बंदे का फ्रेंड ये टेरेस पे खड़ा है। अब ये बंदा उसके फ्रेंड को ऊपर से बोल रहा है भैया चल, शाम का टाइम हो गया, क्रिकेट खेलने का टाइम है। तो वो क्या करेगा, ऊपर देखेगा। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर वो इस जगह पे फिक्स्ड पोजीशन पे खड़ा है तो वो कुछ इस हिसाब से देखेगा। मान लो कुछ आगे आया तो और उसको ऊपर देखना पड़ेगा, थोड़ा पीछे गया तो और नीचे देखना पड़ेगा। मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है बिल्डिंग के फुट से लेके ये जो बॉय या बंदा खड़ा है उसका। दूसरा डिपेंड करता है ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग पे भी, ठीक है। सिंस ये ऊपर देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है। देखो हम कोई भी चीज़ देखते हैं ना, जैसे मैं आपके सामने देख रहा हूँ तो पैरेलल देख रहा हूँ, ग्राउंड से पैरेलल, तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं बेटा? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो ओके। अगर आप ऊपर देख रहे हो तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी और ये आपकी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्योंकि मान लो मैं ऐसे देख रहा हूं, यहां पे देख पा रहे हो, मैं ऐसे देख रहा हूं। अब सडनली मैं ऊपर देख रहा हूं तो मैंने कितना एंगल ऊपर देखा, तो उसको मेजर करने के लिए आपको पता है 2 आर्म्स चाहिए, 9th में पढ़ा है। तो एक आर्म क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरा लाइन ऑफ साइट। कभी कभी ऐसा होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी हो और बंदा क्या कर रहा है, नीचे भी देख रहा है, ये हो गया उसकी लाइन ऑफ साइट। ओके, ये तो 3 केस पॉसिबल है। तो इसमें ऊपर देख रहे हो और इसमें आप कहाँ पे देख रहे हो, नीचे। तो जैसे देखो ये बंदा ऊपर देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट मतलब ऊपर देखना। सिंस ऊपर देख रहे हो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम टू सेम केस, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि अब ये बंदा अपनी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, ठीक है, नीचे उसका बॉल गिर गया, या कोई बंदा नीचे खड़ा है, तो वो उसे नीचे देख रहा है ना, उसकी लाइन ऑफ साइट तो ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो ऐसे ही होगी, बट वो देख नीचे रहा है, तो वो कहाँ पे देख रहा है, नीचे। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो ये केस में जब ऊपर देखना तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे देखना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हो गया इतनी बात? बस यही 2 चीज समझनी है। पूरा चैप्टर इन्हीं से बना हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन से। क्लियर हो गया बेटा? अगर आप ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, डन। और इसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा ये स्ट्रेट लाइन जो हम आंखों से मेजर करते हैं वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर हो गया बेटा? किसी को भी डाउट है? पक्का? ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? तो अब स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अब एक बात समझो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस चैप्टर के विदाउट डायग्राम होंगे।
तो मैं आपको डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले कि भाई क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है। उसके लिए क्वेश्चन के नीचे देखो डायग्राम भी बन के आ चुका है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के नीचे डायग्राम बन के आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं कैसे अभी यही क्वेश्चन देखते हैं। देखो टावर स्टैंड्स वर्टिकली, तो क्या टावर बनाओगे? टावर बनाने के चक्कर में आधा घंटा तो उधर ही वेस्ट हो जाएगा। तो वो आपको प्रैक्टिकली पता चले इसलिए वहाँ पे डायग्राम आएगा, और एग्जाम में कैसे डायग्राम बनाना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। क्लियर हो गया? सो क्या लिखा हुआ है? टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। डायग्राम, एक ग्राउंड, टावर स्टैंड्स वर्टिकली, मान लेता हूँ ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। डन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये बी उसका फुट ऑफ द टावर होगा, उससे 15 मीटर दूर, इसको मैं सी मानता हूं। ये कितना हो गया? 15 मीटर। क्यों? क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या? अभी बात हुई थी एलिवेट मतलब ऊपर देखना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर मतलब ये कितना है? 60 डिग्री है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, जिसको मैं एच मान लेता हूं। बी सी हमारा क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? 15 मीटर। ओके, तो अब हमारे पास एक सिंपल सी बात समझनी है कि कोई भी टावर, दुनिया में एक टावर सिवाय, जिसका नाम है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, आपको पता है वो बैंड है थोड़ा, उसके अलावा दुनिया का कोई भी टावर होगा, कोई भी बिल्डिंग होगी, वो आप देखोगे ना तो स्ट्रेट ही होगा। दैट इज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो कितना एंगल बनाता रहेगा? 90 डिग्री। मतलब हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये ट्राइंगल बना, इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो तो इन ट्राइंगल ए बी सी। अब यहां पे आप tan C अप्लाई करो। tan C कितना होगा? ए बी बाय बी सी होगा, ए बी बाय बी सी। tan C मतलब क्या होता है बेटा? अभी हमने 8th चैप्टर में पढ़ा। tan मतलब ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। ऑपोजिट कितना है? ए बी। एडजेसेंट कितना है? ए सी। ए बी को हमने h माना है, लिख लिया है। अब tan C की जगह पे मैं कितना लिखूंगा बेटा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो 60 है, और आप चाहे तो tan 60 डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ओके, ए बी की वैल्यू कितनी है? h। बी सी की वैल्यू कितनी है? 15। tan 60 कितना होता है पता है? √3 इज इक्वल टू h बाय 15। तो देयरफॉर अब ये 15 ऊपर गया था, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी होगी बेटा? हेंस हर एक क्वेश्चन में लास्ट में स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, वरना सीधा 1 मार्क कट। हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 15√3 मीटर। क्लियर हो गया? पक्का? डन। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। देखो आपके सामने आ चुका है, और डायग्राम भी उसका प्रैक्टिकल डायग्राम नीचे दिया हुआ है। डन। देखो क्या दिया? एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ अ हाइट 5 मीटर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पोल है, बराबर है, ए बी पोल। ए बी इज हाइट ऑफ द पोल 5 मीटर। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो। अभी उसको रिपेयर करना है, मान लो कि उसको टॉप पे रिपेयर करना है, तो सीधा उसके ऊपर थोड़ी खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी, वो थोड़ा सा, सी है मतलब वो बंदी थोड़ा सा नीचे खड़ी रहेगी ताकि वो इजीली रिपेयर कर सके। मान लो मुझे ये पार्ट रिपेयर करना है, तो मैं ये हाइट पे थोड़ी खड़ा रहूंगा, मैं उससे थोड़ा नीचे खड़ा रहूंगा, तभी तो मेरा वहां पे हाथ पहुंच सके ना। समझ में आया? आप भी कोई किसी ट्यूबलाइट या फिर बल्ब या फिर फैन चेक करने वाले को आपने देखा होगा कि वही हाइट पे खड़ा रहता है, उससे थोड़ा नीचे। तो कितना नीचे? 1.3 मीटर उससे नीचे खड़ा रहेगा, और इसको मैं सी नाम देता हूँ। ये कितना है बेटा? 1.3 मीटर। सो उसके हिसाब से मेरे पास सी बी कितना हो जाएगा? 3.7 मीटर, क्योंकि टोटल 5 था, उसमें 1.3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3.7 मीटर। चेक करो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। मतलब यहां से उसने क्या रखी? ओके, क्वेश्चन में देखो नाम दिया हुआ है, तो हम उसके हिसाब से लेते हैं। इसको ए, इसको बी, इसको डी। तो ए डी विल बी द हाइट ऑफ द पोल, और ए बी इज इक्वल टू 1.3 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बी डी उसके हिसाब से कितनी हो जाएगी?
3.7 मीटर, और यहाँ पे उसको सी नाम दिया। अब लैडर जो है वो कितना एंगल पे खड़ी है, 60 डिग्री पे, तो बी सी क्या होगा, बी सी इज द लेंथ ऑफ लैडर। क्लियर हो गया? तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। इसको मैं एक्स मान लेता हूं, एक्स मीटर, ये हो गया मेरा एक्स मीटर। और साथ ही साथ ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ये पोल जो है उसके फुट से कितना दूर वो लैडर रखा है, उसको मैं y मान लेता हूं। डी सी इज वॉट, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम फुट ऑफ पोल, जो कितना है y मीटर। अब देख लो, अब हमें x और y दोनों फाइंड करना है। हमारे पास ये 3.7 गिवन है, मतलब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है पता है बेटा, हमें सबसे पहले एंगल चेक करना है। हमारा एंगल क्या गिवन है, c के रिस्पेक्ट में x क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, c के रिस्पेक्ट में y क्या होगा, एडजेसेंट होगा, और c के रिस्पेक्ट में ये जो हमारे पास गिवन है वो क्या है, ऑपोजिट। ऑपोजिट गिवन है, हमें एडजेसेंट और हाइपोटेनस फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, इन ट्राइंगल बी सी डी। वापिस दूसरी बात कि भाई हमेशा पोल सीधा ही खड़ा रहेगा। आप बोलोगे सर हमारे वहाँ पे टेढ़े मेढ़े पोल होते हैं, तो वो फॉल्टी पोल्स होंगे, सही वाले पोल्स हमेशा इरेक्ट होते हैं। तो इन ट्राइंगल बी सी डी लिखो या बी डी सी, चलो बी डी सी लिखते हैं। बी डी सी क्या यूज़ करूँगा मैं, साइन 60 डिग्री। क्यों साइन 60 डिग्री, बिकॉज साइन 60 क्या होगा, ऑपोजिट, जो क्या है हमारे पास बी डी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, बी सी। साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू, चलो बी डी की वैल्यू कितनी है 3.7 और बी सी की वैल्यू कितनी है x। क्लियर हुआ? तो हमें तो x फाइंड करना है, तो x जाएगा ऊपर, 2 जाएगा ऊपर, 3.7 इंटू 2 डिवाइड बाय क्या होगा, √3। अब बहुत सारे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं होती है, बट इस क्वेश्चन में आप चेक करो √3 की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है बेटा, 1.73 दी हुई है कि नहीं, 1.73। चलो तो 1.73 डाल दो, 3.7 इंटू 2 अपॉन 1.73। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यह वीडियो यहाँ पे पॉज करके इसका कैलकुलेशन करो, और फिर देखो कि मैं आपका कैलकुलेशन और मेरा कैलकुलेशन सेम आ रहा है या नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। मान लो आपको नहीं आती है तो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 को 3.70 इंटू 2 अपॉन 1.73। अब देखो 2 पॉइंट सेम है, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट, तो हटा दो, 370 इंटू 2 अपॉन 173। अब कैलकुलेशन करके बताओ, चलो पॉज द वीडियो और कैलकुलेट करो। ठीक है, जिनका आंसर 4.28 मीटर आया वो सही है। ओके डन। चलो अब हमें लेंथ ऑफ द लैडर मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, फुट ऑफ द, दैट इज दोनों के बीच के फुट का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वापस क्या ट्राइंगल लेंगे, सेम इन ट्राइंगल BDC। अब कौन सा एंगल लेंगे, कॉस या 10, मैं तो 10 लूंगा, क्यों, मेरे पास 3.7 गिवन है और ये अननोन है। सो क्या लूंगा, tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट BD। बताओ जल्दी से, 10 क्या होता है बेटा, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो एडजेसेंट क्या है बेटा, DC। tan 60 की वैल्यू √3, BD मेरे पास कितना है 3.7 और DC मेरे पास कितना है y, तो ये y जाएगा ऊपर और √3 जाएगा नीचे। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। बेटा स्मार्ट वर्क करो, मैथ्स हमेशा उनको इजी लगता है जो स्मार्ट वर्क करता है, घबामुझी करता है उनको नहीं लगता इजी। अब देखो ये 3.7/√3 है, ये भी 3.7/√3 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब जो इसका आंसर निकला वो इससे डबल होगा, हाँ या ना बोल दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब इसको 2 से, ये जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करो, इसका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2.14 मीटर। और स्टेटमेंट आप खुद लिखोगे, क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ द लैडर इज 4.28 एंड डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लैडर इज 2.14 मीटर। क्लियर हो गया? अच्छे से पता चला कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है, गिवन लिखना है और उसके बाद सारे डेटा लिखना है। ओके चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो स्टार्ट करें बेटा, एग्जाम्पल दोनों लिख लिए। एग्जाम्पल 3 देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है और नीचे उसका डायग्राम भी आ चुका है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 3 क्या दिया हुआ है, रीड करते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल
एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, कोई भी बंदा आया होगा उसकी कुछ तो हाइट होगी, मान लेते हैं ऑब्जर्वर है, दिख रहा है वहाँ पे किसका शेप है, वो छोटी सी लड़की दी हुई है। क्यों? बिकॉज बिल्डिंग के सामने तो वो छोटी लड़की दिखेगी, उसकी हाइट कितनी है वो छोटी लड़की की 1.5 मीटर। उसको देखो डायग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी, हाँ डायग्राम हमसे भी बना सकते हैं और बहुत बार क्वेश्चन में दिया भी रहेगा, नहीं दिया हुआ तो हम हमारे हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे चलो मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, उसकी हाइट DC मान लेते हैं। सामने क्या दिया हुआ है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी, चिमनी से कितना दूर है वो, द गर्ल इज स्टैंडिंग 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, और ये AB को मैं चिमनी मान लेता हूँ। अब एक सिंपल सी बात देखिए, और क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, मतलब ये D उसकी आंखें होगी, देख सकते हो आंखें है ना उसकी, तो देखो D आंखें होगी, तो यहाँ से, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, लॉजिकल बात है बेटा, ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं E नाम ले लूँ। अब प्रैक्टिकली मुझे जरा बताओ बेटा, ये DC और ये AB दोनों सेम होंगे, मेरे ख्याल से तो सेम होंगे, ये 1.5 मीटर ही होगा, ठीक है। और क्या CB और DE दोनों सेम होंगे, हाँ, बिकॉज क्यों, बिकॉज ये भी 90 है और ये भी 90 है, चिमनी भी आप सीधा, चिमनी भी सीधी खड़ी रहेगी और बंदा या बंदी भी सीधा खड़ा रहेगा या सीधी खड़ी रहेगी, तो दोनों 90 डिग्री, मतलब ये क्या होगा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब ये दो ऑपोजिट साइड और ये दो ऑपोजिट साइड सेम। तो हम यहाँ पे सारा स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले DC इज व्हाट, DC इज हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, जो कितनी है 1.5 मीटर। ऑल्सो आप देख सकते हो DC और EB दोनों इक्वल है। दूसरी बात, CB इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम फुट ऑफ चिमनी, तो उसके हिसाब से DC कितना हो जाएगा, DC और EB दोनों सेम हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 28, हाँ सॉरी CB और DE, सॉरी CB और DE दोनों सेम हो गए बेटा। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े अभी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें AB फाइंड करना है। AB इज व्हाट, हाइट ऑफ चिमनी। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, AB है ना वो दो चीजों से बना हुआ है, एक AE और दूसरा EB, तो हमारे पास EB तो है ही, अभी हमें फाइंड क्या करना है, AE। तो आप देख सकते हो इन ट्राइंगल, ये भी 90 होगा, इन ट्राइंगल ADE या इन ट्राइंगल AED, ये 28.5 तो ये भी 28.5, ये 45 है, हमें ऑपोजिट फाइंड करना है और एडजेसेंट गिवन है, तो कौन सा लगाएंगे बेटा, tan 45 डिग्री लगाएंगे। tan 45 डिग्री क्या होगा, ऑपोजिट AE अपॉन क्या होगा, ये DE होगा, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 8 चैप्टर पूरा किया अभी। AE हमें फाइंड करना है। अब DE बताओ, तो देखो बेटा DE और CB दोनों इक्वल है, कितने हैं 28.5, सो 28.5 ऊपर गया, देयरफॉर AE इज इक्वल टू कितना होगा 28.5 मीटर। बट हमें तो क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ चिमनी, जो दो चीजों से बनी है बेटा, बताओ AE प्लस EB। AE कितना है 28.5 और EB कितना है 1.5, आंसर कितना आएगा 30 मीटर। 28.5 प्लस 1.5। तो MCQ के लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, अगर याद रख लो, जब भी कभी एंगल 45 आए तो जो ये डिस्टेंस वही ये डिस्टेंस होगा, क्यों, बिकॉज दोनों का रेशियो क्या है 1। तो मान लो ये क्वेश्चन MCQ में आया तो आप क्या इतना सारा भेजामारी करने बैठोगे, नहीं, तो ये 28.5 तो ये भी कितना होगा 28.5, और हाइट ऑफ द गर्ल 1.5 वो ऐड करना है, बिकॉज ऑप्शन में 28.5 भी आंसर होगा और 30 होगा। बहुत सारे स्टूडेंट 28.5 को टिक करके आएंगे तो वो गलत हो जाएगा। द रीजन बीइंग कि बिकॉज टोटल हाइट 28.5 प्लस 1.5 होगी। क्लियर हो गया, ओके। सो हाइट ऑफ द चिमनी मिल गया। आगे बढ़े एग्जाम्पल 4 की तरफ, देखो तो बेटा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट P,
जब कोई स्पेसिफिकेशन हो, P लो, पॉइंट C लो, पॉइंट A लो, तो वही लिखना है, फिर हम हमारे हिसाब से पॉइंट नहीं ले सकते। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये मान लेते हैं AB मेरी बिल्डिंग है। सो AB को क्या माना, AB इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, कितना होगा 10 मीटर। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ बेटा कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री, और इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर। आप लोग पेंसिल और स्केल यूज करोगे, और कभी भी डायग्राम में पेन का लेबलिंग नहीं होता, हमेशा पेंसिल से लेबलिंग। और क्या है, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और इसके ऊपर एक फ्लैग लगाया गया, मान लेते हैं AC। AC इज व्हाट, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ। जो फ्लैग होता है ना, देख सकते हो आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन के नीचे ही डायग्राम है। फ्लैग को रखने के लिए फ्लैग स्टाफ तो चाहिए जिस पे वो सपोर्ट रह सके। क्लियर हो गया, डन, ओके। तो अब हमें क्या करना है, AC इज द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, जो कितना है हमें फाइंड करना है, वही फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। हमें नहीं पता है, उसको मैं H मीटर नाम दे देता हूं, मतलब ये मेरा कितना हो जाएगा H मीटर। दूसरी बात, उसका जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखो तो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, है ना। कि भाई एक सिंपल सी बात है, यहां से बंदा अगर वो ये देख लो यहां पे देख रहा है तो 30 डिग्री, और उसके जस्ट ऊपर थोड़ा देखेगा तो वो क्या देखेगा 45 डिग्री। मैंने ये दो अलग अलग बना दिए, बट रियल में वो एक ही जगह से देख रहा है, ये 30 डिग्री और फ्लैग स्टाफ थोड़ा ऊपर है, तो और उसको मुंडी थोड़ी ऊपर करनी पड़ेगी ना, मुंडी ऊपर करेगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया इतना, किसी को डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, हमें यह भी फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, उसको मैं x नाम लेता हूं। लेट PB इज डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग, जिसको मैं क्या नाम देता हूं, x मीटर। तो देयरफॉर अब सबसे पहले मैं कौन से ट्राइंगल में अप्लाई करूंगा, इन ट्राइंगल APB, समझ में आया। तो इन ट्राइंगल ABP, ये देखो ये तो 90 होगा, ABP कौन सा एंगल है इसमें, 30 या 45, तो बेटा छोटा वाला एंगल 30 एंगल। सो 10 30 कितना होगा, 10 30 इज इक्वल टू AB बाय BP, और 10 30 कितना होता है 1/√3। AB कितना है 10, BP कितना है x, x गया ऊपर, आंसर आएगा 10√3 मीटर। बट क्वेश्चन में देखो तो √3 की वैल्यू दी हुई है, यू में टेक √3 इज इक्वल टू 1.732, तो x इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732, तो x इज इक्वल टू 17.32 मीटर। मतलब ये भी लिख सकते हो, ये भी, अगर √3 नहीं दिया हुआ है तो ये सही है। अब दूसरा ट्राइंगल, क्यों दूसरा ट्राइंगल, बिकॉज हमें फ्लैग स्टाफ की हाइट भी फाइंड करनी है, तो उसके लिए कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे। हाँ अब देखो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसमें ये CAP वाला, ये वाला ट्राइंगल CAP, अरे भैया हमें tan sin cos किस में अप्लाई होता है, जब वो राइट एंगल ट्राइंगल हो तब ना, और यहाँ पे ये CAP थोड़ी राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं है, तो हम कौन सा ट्राइंगल अप्लाई करेंगे, CBP। तो इन ट्राइंगल CBP लगाओ tan 45, tan 45 क्या होगा, ऑपोजिट, CB बाय एडजेसेंट PB, tan 45 इज 1, CB कितना होगा, CB देखो दो चीजों से बना हुआ है, CA प्लस AB, तो CA कितना है आपका बेटा H, और AB कितना है 10। समझ में आया बेटा, समझ में आया पक्का, ओके। और PB हमारा कितना है X, अब इस x को मैं ऊपर लेके जाऊं, x इज इक्वल टू H प्लस 10, और x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी निकली हुई है, कितनी 17.32 इज इक्वल टू H प्लस 10, देयरफॉर H इज इक्वल टू 17.32 माइनस 10, तो आंसर आएगा 7.32 मीटर। क्लियर हो गया। तो लास्ट में स्टेटमेंट आपको लिखना है, हेंस हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर and distance of point from building कितना होगा बेटा, distance of point from building is 17.32 मीटर। क्लियर विद दिस पार्ट बेटा, क्लियर विद दिस पार्ट पक्का अच्छे से। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर आगे के एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। ओके बेटा, सब लोगों ने लिख लिया। फिर एग्जांपल 4, अब एग्जांपल 5 की तरफ आते हैं। एग्जांपल 5 काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी बढ़िया। एग्जाम्पल 5 और 6
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। सी आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है एग्जाम्पल 5 और नीचे उसका डायग्राम भी आ चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। व्हाट इज हाइट ऑफ द टावर? इतने में खत्म हो गया। अब आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे सर हमें पता ही नहीं चला आपने क्या बोला या क्या करा। तो हमारी पहले ही बात हो चुकी है भाई, मैथ्स वही है, जितना दिखने में छोटा क्वेश्चन है उतना उसका सॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है और वो भी बड़ा। सो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग, मान लो कि ये मेरे पास ग्राउंड है, ये मेरे पास एक टावर है, लीडिंग टावर ऑफ पीसा नहीं है, सीधा वाला टावर है, तो सीधा वाला टावर बनाते, बराबर है। ये देखो सीधा वाला टावर, इसको मैं ए बी नाम देता हूं। सो ए बी क्या लिखेंगे? ए बी इज हाइट ऑफ टावर, h मीटर। ओके, आप लोगों ने इफ नोटिस किया हो तो जब आप सुबह जल्दी उठते हो ना, तो आपके घर का, आपके बिल्डिंग का या फिर किसी भी चीज का शैडो काफी बड़ा होता है। जैसे जैसे मान लो 7 बजे की बात है, ठीक है, तो यहाँ पे सन है 7 बजे, जैसे जैसे सन ऊपर आता जाता है वो शैडो की हाइट क्या हो जाती है? कम, बराबर। तो यहाँ पे वही बताया गया था, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। 40 मीटर लॉन्गर मतलब जब यहाँ पे मान लो सन है तब उसका शैडो यहाँ तक आ रहा है, ये उसका शैडो है, ठीक है, ये उतना उसका शैडो है, शैडो ये होगा। ओके, यहाँ पे से सन की रे आ रही है, ये उसको शैडो मान लेते हैं। सो बी डी इज व्हाट? बी डी इज लेंथ ऑफ शैडो एट कितना डिग्री? 30 डिग्री की बात चल रही है। अब जैसे ही सन थोड़ा 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 ऊपर आएगा तो उसके शैडो की हाइट क्या हो जाएगी? शैडो की हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अब देखो, जब सन ऊपर आ गया तब शैडो की हाइट इतनी है, जब सन नीचे था तब शैडो की हाइट इतनी है। तो क्वेश्चन में वही बताया गया कि कितना लंबा शैडो होगा? 40 मीटर लॉन्गर। देखो लिखा हुआ है, लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब 30 डिग्री है तब का शैडो और 60 डिग्री है तब का शैडो, तो उसमें 30 डिग्री वाला है वो 40 मीटर ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में? देन देखो क्या लिखा हुआ है, लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन। और हमारी बात हो चुकी है, जब भी देन आता है वो पहले मानने का, मतलब जब जितना 60 डिग्री पे है उसके कंपैरिजन में 30 डिग्री वाला है वो 40 मीटर ज्यादा है। सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी कि भाई जब 7-8 बज रहे हैं तब शैडो बहुत बड़ा होगा, जैसे 8-9-10 बजेंगे तो शैडो की हाइट कम होती जाएगी। कितनी कम होती जाएगी? तो जब 7-8 वाला है वो 8-9-10 के कंपैरिजन में 40 मीटर ज्यादा है। तो इसका मतलब हमारा डीसी क्या हो गया? 40 मीटर। हमें क्या फाइंड करना? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब ये फाइंड करना है। ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसको मतलब मान लेंगे लेट BC इज इक्वल टू x। अब आप बोलोगे सर हमें ये तो फाइंड करना ही नहीं है। नहीं करना है, बट फिर भी हमें हाइट फाइंड करने के लिए इसकी जरूर पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको क्या मान लिया? x मान लिया। तो सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा? तो इन ट्राइंगल ABC, ये तो 90 होगा। ABC क्या होगा जल्दी से बताओ? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट AB बाय BC। AB बाय BC tan 60 कितना होता है? √3। AB की वैल्यू h और BC की वैल्यू x। तो देयरफॉर x को ऊपर लेके जाऊंगा और √3 को नीचे लेके आऊंगा। ये इसको नंबर 1 नाम दे दूं। अब दूसरा हमारा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बेटा? इन ट्राइंगल AD और या ABD सॉरी, इन ट्राइंगल ABD लगाओ, कितना होगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BD। और tan 30 क्या होता है? 1/√3। AB की वैल्यू है h और BD देखो दो चीजों से बना हुआ है जिसका नाम है 40 प्लस x। ये 40 प्लस x को इस साइड लेके आऊं, सो 40 प्लस x, और ये √3 को उस साइड लेके जाऊं तो h√3। तो अब देखो फ्रॉम 1 आप इजीली चेक कर सकते हो, x की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूं, क्या होगा? 40 प्लस h√3 इज इक्वल टू h√3। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं पता है? ये √3 को डायरेक्ट लेके आते हैं, बट यहाँ पे प्लस के साथ 40 पड़ा हुआ है, उसका क्या करना है? सो LCM लेना पड़ेगा। क्या होगा? 40 √3 प्लस h
अपॉन √3 इज इक्वल टू h√3 होगा। अब ये √3 को उस साइड लेके जाओ, सो अब ये √3 को उस साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, h√3 इंटू √3, सो 40√3 प्लस h इज इक्वल टू 3h हो गया। अभी ये h उस साइड लेके जाओगे तो कितना होगा, 40√3 इज इक्वल टू 2h होगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, देयरफॉर h इज इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा तो 40√3/2, सो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20√3 मीटर। क्वेश्चन में देखो √3 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 20√3 मीटर। क्लियर हो गया बेटा, सबको क्लियर हो गया अच्छे से, ओके। सो हमने पहले एक ट्राइंगल से x की वैल्यू निकाली, फिर वो दूसरे ट्राइंगल में पुट किया, क्योंकि उसमें जरूर तो पड़ेगी ना। देखो यहाँ पे क्या था, BD था, BD दो चीज़ों से बना हुआ, 40 प्लस x, इसलिए x की वैल्यू भी डालनी तो पड़ेगी, इसलिए मैंने उसको पहले से फाइंड किया। क्लियर हो गया, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया सब लोगों ने, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6 मोस्ट IMP क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6 मोस्ट IMP क्वेश्चन है। देखो आपके सामने क्वेश्चन भी आ चुका है और उसके नीचे डायग्राम भी आ चुका है, ताकि आपको समझ में आए ऐसा डायग्राम। बट वो डायग्राम फिर आप बिल्डिंग और वो सब नहीं बना सकते, उसके लिए रफ वो आपको विजुअलाइज हो, उसके लिए डायग्राम है, बाकी यहाँ पे डायग्राम है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 and 45। सर कुछ समझ में नहीं आया, ओके। अब यहाँ पे बात चल रही है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे देखना है। किसको नीचे देखना है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को। किधर से देखना है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो ये 3 चीज समझ में आई, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब हमारे पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसको मैं मान लेता हूँ AB और मैं इसको मान लेता हूँ CD, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, टेक्स्ट बुक में बोलोगे तो PC और PQ और वो सब भी लिखा हुआ है। तो AB इज व्हाट, AB is height of the building, और वो कितनी है, 8 मीटर। दिया हुआ है क्वेश्चन में, रीड करो। और दूसरा क्या दिया हुआ है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो CD is what, CD is height of मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, जो कितना है, h मीटर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बंदा ऊपर से देख रहा है, तो उसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, जहां से वो देख रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल। अब ये बंदा देख रहा है तो इसका टॉप, ये जो हमारी बिल्डिंग का टॉप है वो कितना एंगल बना रहा है, तो वो कितना एंगल बनाएगा, चेक कर लो, 30 डिग्री। और ये बिल्डिंग का बॉटम है वो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। क्वेश्चन में बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा 30 डिग्री, और ये पूरा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर हो गया। ऊपर से देखना है, ऊपर से आप नीचे देखोगे तो, और दूसरा नीचे देखोगे, टॉप देखोगे तो इतना, और बॉटम देखोगे तो और आपको अपनी नजर झुकानी पड़ेगी। सो ये 30 डिग्री है, ये देख लो, ये पूरा 30, इसको मैं P नाम ले लेता हूँ, PCA 30 है तो इसके हिसाब से C है, इसको मैं E नाम लेता हूँ, ये भी कितना होगा, 30। क्यों, अपने 9th में पढ़ा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये पूरा 45 है, सो ये भी कितना हो जाएगा, 45। दूसरी बात चेक करो कि AB और ED दोनों इक्वल होंगे, हाँ या ना, फ्रॉम फिगर AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 8 मीटर, है या ना, तो बोल दो। दूसरी बात, हमें कुछ भी फाइंड करने में BD की तो जरूर पड़ेगी, सो उसको क्या मान लेंगे, लेट BD इज इक्वल टू x। ओके, क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग क्या है, BD। डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज इक्वल टू BD, और BD को मैं मान लेता हूँ x मीटर। तो देयरफॉर जितना BD होगा मेरे ख्याल से उतना ही AE होगा, AE इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू x मीटर। ये पूरा डिस्क्रिप्शन इज मस्ट। बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते,
अब देखो आपको टोटल क्लियर हो गया, ये आपका क्या है x है, बराबर है, ये आपका क्या हो गया 8 हो गया। सो उसके हिसाब से CE आपका क्या हो जाएगा h माइनस 8। अगर ए बी और ED 8 है, देयरफॉर CE आपका कितना हो जाएगा h माइनस 8 मीटर। क्लियर हो गया इतना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, चेक करो। इन ट्राइंगल ये भी x है, ये भी x है, तो मेरे हिसाब से मैं ट्राइंगल लूंगा पहला CDB। तो इन ट्राइंगल CDB, आप बोलोगे सर हमने उसकी जगह पे ये CEB लिख लिया, CEA लिया होता। ट्राइंगल वही लेने का जिसमें एंगल हो। हमारे पास एंगल कौन सा ट्राइंगल में, देखो CDB में है और दूसरा CEA में है। तो CD में ट्राइंगल है, कितना एंगल है 45 डिग्री, तो क्या लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू 45 के रिस्पेक्ट में CD ऑपोजिट है और BD एडजेसेंट है, तो क्या होगा CD बाय BD। इतना क्लियर हो गया बेटा? tan 45 हो जाएगा 1, CD चेक करो हमारे पास h और BD चेक करो x, देयरफॉर h इज इक्वल टू x, नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल चेक करो CEA, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इन ट्राइंगल CEA क्या लगाओगे tan 30 डिग्री। tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा CE अपॉन AE, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, CE की वैल्यू है h माइनस 8 और AE की वैल्यू x। तो फ्रॉम 1 चेक करो तो 1/√3 h माइनस 8, x की जगह पे क्या लिखेंगे h लिखेंगे। फ्रॉम 1 देखो क्यों, बिकॉज यहाँ पे अब सिर्फ h है, तो h के रिस्पेक्ट में आंसर आएगा, h जाएगा ऊपर, h ये जाएगा ऊपर, √3h माइनस 8। अब ब्रैकेट ओपन करो, h इज इक्वल टू √3h माइनस 8√3। अब देखो ये माइनस 8√3 को इस साइड लेके आऊंगा तो प्लस 8√3, ये प्लस h को उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस h। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ h, सो बचेगा क्या √3 माइनस 1, ये √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में इज इक्वल टू h, देयरफॉर h इज इक्वल टू 8√3 अपॉन √3 माइनस 1 हुआ। अब आपको पता है कि कभी भी रूट नीचे नहीं रहता, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा रैशनलाइजेशन। ऐसा कुछ सुना है आपने? रैशनलाइजेशन मतलब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बट जहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे प्लस। h इज इक्वल टू 8√3 इंटू √3 प्लस 1। अब नीचे चेक करो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। a की जगह पे √3 और b की जगह पे 1। सो मेरा h क्या हो जाएगा 8√3 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1। सो h की वैल्यू 8√3 √3 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2, 2 और 8 कैंसल 4। तो देयरफॉर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4√3 प्लस 1 मीटर। अब h वही है तो फ्रॉम 1 भी आप देख सकते हो x इज इक्वल टू h इज इक्वल टू वही होगा 4√3 प्लस 1 मीटर। और अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या बोलेंगे सर पता है इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर, हम तो भाई ऐसा आंसर है तो सोच ही ले कि हमारा गलत है, तो ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो? ओके, सो स्टेटमेंट क्या है, देयरफॉर हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज इक्वल टू 4√3 प्लस 1 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, वो भी क्या है आपने क्या लिया था x इज इक्वल टू क्या निकला 4√3 प्लस 1 मीटर। दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ओके बेटा क्लियर हो गया? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा लिख लिया सबने? चलो एग्जाम्पल 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है एग्जाम्पल 7, चेक करिए क्या लिखा हुआ है। From a point on a bridge across a river, the angle of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, find the width of the river. डायग्राम नहीं दिया हुआ है, ओके हमें खुद बनाना पड़ेगा। बट आप चेक कर सकते हो कि सॉल्यूशन में टेक्स्ट बुक जिसके पास है वहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, तो वही का वही डायग्राम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। समझ रहे हो?
सो अब हमें क्या करना है कि ऐसे ही मान के चलना है कि हमारे पास डायग्राम नहीं है, तो हम पहले विजुलाइज करते हैं क्या क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ओके, मान लो ये रिवर फ्लो हो रही है, तो वहां पे ब्रिज तो कुछ बनाना पड़ेगा, मान लेते हैं ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज ऐसा बनता है, ओके, ये उसका ये ब्रिज हो गया पूरा, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब ये पॉइंट P मान लेते हैं, इस पॉइंट P, यहां से इसका और इसका। अब देखो ये जो पॉइंट है मेरा, ये जो पॉइंट है वो 30 डिग्री का होगा और ये एंगल ज़्यादा है इसलिए 45 डिग्री। अगर ये 30 तो बेटा ये भी 30 हो गया, ये 45 तो ये भी कितना हो गया, 45 हो गया। इसको मैं यहाँ से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये ए बी हमारी विड्थ ऑफ द रिवर मान लेते हैं। सो ए बी इज विड्थ ऑफ रिवर, इतना पता चला बेटा। ये ब्रिज है, ब्रिज पे एक पॉइंट है, एक साइड देख रहे हो, मान लो एक ब्रिज है, इतना बड़ा ब्रिज है, एक साइड यहाँ पे और एक साइड यहाँ पे देख रहे हो, नीचे देखना है ना, नीचे देखना है तो वो हो गया। उधर से मैंने एक लाइन खींच ली, उसको मैंने नाम दिया डी। क्वेश्चन में बताया गया कि हाइट ऑफ द ब्रिज, हाइट ऑफ द ब्रिज मतलब ये हाइट ऑफ द ब्रिज कितना है 3 मीटर, मतलब मेरा पीडी क्या हो जाएगा, पीडी इज हाइट ऑफ ब्रिज, जो कितना है 3 मीटर है। तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, हमें क्या फाइंड करना है, ए बी विद द विड्थ ऑफ द रिवर। तो ए बी दो चीज़ों से बना हुआ है, ए डी और डी बी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम कौन से ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे, इन ट्राइंगल पी डी ए। पी डी ए कितना होगा, 10 30 होगा इसमें, 10 30 इज इक्वल टू व्हाट, पी डी अपॉन ए डी, पी डी अपॉन ए डी। अब पी डी हमारे देखो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, पी डी की वैल्यू दी हुई है 3 अपॉन ए डी, तो ए डी को ऊपर लेके जाओ, तो देयरफॉर ए डी कितना हो जाएगा बेटा, 3√3 मीटर हो गया, ओके। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, इन ट्राइंगल पी डी बी, चेक करो पी डी बी क्या लगाओगे, 10 45। 7th क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो अब तो पता चल जाना चाहिए, 10 45 इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी बी, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो 10 45 की वैल्यू 1, पी डी की वैल्यू 3 और डी बी की वैल्यू डी बी जाएगा ऊपर, देयरफॉर डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ रिवर, जो क्या है ए बी। ए बी दो चीज़ों से बना हुआ है, ए डी प्लस डी बी। अब ए डी हमारा क्या निकला 3√3 और डी बी क्या निकला 3 और 3 निकाल लो कॉमन, आंसर आ गया √3 + 1 मीटर। कितना सिंपल था क्वेश्चन, सिर्फ आपको समझने की बात है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर हो गया। ये चैप्टर में आपको स्टार्ट से यहाँ तक जितने भी हमने अभी तक, ये फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, हमने क्या सीखा कि भैया आप पहले क्वेश्चन समझो, उसका डायग्राम बनाओ, उसका गिवन लिखो और उसको सॉल्व करते जाओ, और सॉल्व करने के बाद लास्ट में स्टेटमेंट लिख लो। करना यही है। और दूसरी बात, जितना विजुअलाइजेशन करोगे, आप खुद को समझो कि आप ब्रिज पे हो, आत्महत्या करने नहीं जा रहे हो, ब्रिज पे टहलने के लिए गए हो, ओके। सो एक साइड देख रहे हो, इस साइड नीचे और इस साइड नीचे, इधर 30 डिग्री और इधर 45 डिग्री, और हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द रिवर इज 3 मीटर, तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगी। थोड़ा खुद का विजुअलाइजेशन भी लाओ, तभी आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आएगा, तभी आपको फिजिक्स पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। सो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आप नोट डाउन करो सारी चीज़ें। कहीं पे अटक रहे हो तो बार बार वीडियोस देखो, फॉर्मूला लिस्ट बना के रखो, बहुत पढ़ने में मज़ा आएगा। सो ये लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ओके। घर पे अच्छे से पढ़ाई करिए। चलो बेटा, टेक केयर।